आप ही लोगों से पूछा जाएगा कि क्या क्या हो चुका है, तो बता देना। पिछली क्लास में कहा था हो चुका था। अच्छा, आप लोगों का यूके से जो लिया गया है उस संदर्भ में सारी बातें हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूएसए। वो तो साउथ अफ्रीका जब पढ़ाएंगे तब संविधान संशोधन वाला है ना, अमेंडमेंट वाला। वो जो कंसेप्ट है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया, तो वहां पर पढ़ाएंगे आप। तो यूएसए से क्या लिया गया है इसको देखेंगे हम। सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है ये यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना। दूसरा लिखेंगे आप लोग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स चल हो गया, होता जा रहा है। तो अगर मान लो संविधान को कोई संक्षेप में पढ़ना चाहे तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। तो कुछ ऐसा निचोड़ हो, कुछ ऐसा समरी हो, सारांश हो, कंक्लूजन हो, प्रीफेस हो, जो कि उसको पढ़ने के बाद पता चले कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। तो पंडित नेहरू ने पहले इसको ड्राफ्टिंग किया कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर, और इसी को फिर बाद में संविधान सभा ने क्या कह दिया, प्रियम्बल। तो इसलिए हम लोग इसमें याद रखेंगे कि प्रियम्बल वॉज इनिशियली known as preamble was initially known as objective resolution. Preamble was initially known as objective resolution drafted by Pandit Jawaharlal Nehru on 13th December 1946. On 13 दिसंबर 1946 प्रस्तावना को प्रारंभ में उद्देशिका प्रस्ताव कहा जाता था, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इट वॉज adopted by Constituent Assembly of India. It was adopted by Constituent Assembly of India on 22nd जनवरी 1947। इसे 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा ने मंजूरी दी। प्रियम्बल है क्या? अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है, क्या बताएंगे आप? इट इज द कंक्लूजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान का निष्कर्ष है, संविधान का निचोड़ है, ये निष्कर्ष। पूरे संविधान में जो जो बातें हैं उसको शॉर्ट में लिख दिया गया है। जैसे कोई बुक आप उल्टाते हैं, सबसे पहले क्या मिलता है? प्रीफेस, कंटेंट कि क्या क्या है उसमें, ये पहले ही पता चल जाता है। तो उसी प्रकार हमारा प्रियम्बल है, ये कंक्लूजन है, ये समरी है, निचोड़ है, जिस्ट है, प्रियम्बल। क्या बोल रहे हो? ये कैसे बोलने लगा? आवाज सुना क्या? अब ध्यान दो इधर। तो अब देखो इसमें
प्रियम्बल में अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, और उस संशोधन के द्वारा तीन शब्द जोड़ा गया है। तो इसमें नोट करेंगे आप कि प्रियम्बल is amended, preamble is amended once till now प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। द थ्री टर्म्स पहला सोशलिस्ट यानी समाजवादी, दूसरा सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता, तीसरा इंटीग्रिटी यानी अखंडता, are added in the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976, by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। प्रस्तावना में तीन शब्दों समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता शब्दों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब इन तीनों शब्दों को समझेंगे, ये है क्या? ये सोशलिस्ट मैंने क्या होता है? सेकुलरिज्म क्या? समाजवादी अखिलेश यादव, समाजवादी ने अखिलेश यादव, हाँ? शब्द का मतलब तो समझना होगा ना। सोशलिज्म तीन शब्द को भी हम लोग लिखते हैं, और तीनों के बारे में आपको जानना है। जैसे तीन तरह की विचारधारा होती है, एक जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, दूसरा कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, तीसरा सोशलिज्म यानी समाजवाद। इस तीनों में अंतर क्या है, कौन बता सकता है? आप लोग सारे विद्वान लोग हैं, बताओ। हम लोग पढ़े हुओं को ही पढ़ाते हैं, ग्रेजुएट तो करके आए ही होंगे आप लोग। कौन कौन ग्रेजुएट हो चुका है? हमने मैक्सिमम ग्रेजुएट है, कुछ अभी ग्रेजुएशन के कगार पर है, हो जाएगा। तो बातचीत के क्रम में आप लोग बोलते होंगे कि ये समाजवादी है, ये पूंजीवादी है। क्या है समाजवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी? क्या है सब? कौन बताएगा? बताइए।
कम्युनिज्म ध्यान दो इधर। देखो एकदम सिंपल भाषा में समझना है, सबको में आ जा तुरंत। कैसे? देखो इस तीनों को समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में क्या होता है? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? जिससे उत्पादन का काम होता है। संसाधन का मतलब आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह का जो विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है सरकार का, जब किसी देश के संसाधनों पर 100% प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेटाइज हो यानी निजीकरण, अगर किसी देश का संसाधन 100% निजी कंपनियों को सौंप दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट पर, सरकार अपना खुद काम ना करके सरकार क्या करती है? प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया काम करने के लिए। जैसे ये बिजली कंपनी जो देख रहे हैं आप, ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही है सरकारी है, लेकिन इसको प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया है कि तुम बिजली उत्पादन करके और जनता तक पहुंचाओ, लेकिन तुम अपने मन से जनता से टैक्स नहीं ले सकते मनमानी, ये टैक्स डिसाइड गवर्नमेंट करेगी। तो जब किसी देश में संसाधनों पर 100% अधिकार प्राइवेट कंपनियों का हो जाए, प्राइवेटाइजेशन हो जाए 100%, तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को कहा जाएगा कैपिटलिज्म। क्या समझा? सरकार का रोल यहां पर सिर्फ, तो इसका मतलब क्या, यहां सरकारी डिपार्टमेंट होता ही नहीं है? होता है। 3 विभाग, 3 विभाग सरकारी होगा, वहां उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। 3 विभाग कौन कौन? एक तो देश की सुरक्षा, डिफेंस ऑफ द नेशन, ये प्राइवेटाइज नहीं होता है, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि देश की सुरक्षा करे हो। दूसरा, जुडिशियरी सिस्टम, न्याय व्यवस्था, जज आदि जो होगा वो प्राइवेटाइज नहीं होता है, वो सरकारी ही होगा, तभी न्याय दे पाएगा। और तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, पुलिस जो होता है ये प्राइवेटाइज नहीं हो सकता है, अगर प्राइवेटाइज हो गया तो सुरक्षा वो नहीं कर पाएगी, इसलिए सरकारी होता है। तो एक तो डिफेंस, दूसरा जुडिशियरी और तीसरा पुलिस, ये तीनों सरकारी, ये सरकार के अंडर में होता है। तो अमेरिका सबसे बड़ा पूंजीवादी देश कहलाता है, उसी ने इस विचारधारा को लाया कि सरकार चूंकि प्रॉपर वे में, सरकारी काम में क्या होता है कि लथार्जिनेस ज्यादा होता है, लापरवाहीपन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई टारगेट नहीं होता। सरकारी काम में क्या है? अटेंडेंस बनाना जरूरी है, आपको कितना काम एक दिन में करना है इसका कोई डिफाइन नहीं किया गया। अब भले कुछ नागरिक संहिता लागू कर दिया गया है कि कौन सा काम कितने समय में हो जाना चाहिए, 15 दिन 20 दिन, सबका अलग अलग कोड बना दिया गया है, वर्किंग कोड, कितने दिनों में, मान लो कोई सर्टिफिकेट बनने के लिए आपने दिया है तो सबका टाइम है, 15 दिन में बनेगा, 20 दिन में बनेगा, इस तरह उतने दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। नहीं तो आरटीआई आप कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, सूचना का अधिकार आपके पास है कि काम हमारा क्यों नहीं हुआ। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी जैसा कोई टारगेट नहीं है कि हर दिन आपको इतना काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी। तो निजीकरण में क्या होता है कि 100% संसाधनों पर, जैसे कृषि विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, इन सभी को सरकार क्या करती है? निजी कंपनियों को सौंप देती है कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन उन निजी कंपनियों के पास जितना मन तितना टैक्स लेने का अधिकार नहीं होता। यह अधिकार किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास होगा। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसे कहा जाएगा कैपिटलिज्म। यानी इसमें याद रखेंगे हम लोग कि व्हेन द रिसोर्सेस ऑफ ए कंट्री शैल बी प्राइवेटाइज्ड, देन दैट सिस्टम वाज कॉल्ड, इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। जब किसी देश के संसाधन को निजीकरण कर दिया जाता है तो उसे कहा जाएगा पूंजीवाद। सबसे बड़ा पूंजीवादी देश कौन है? अमेरिका। और अमेरिका का ही नकल ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि यूरोपियन देशों ने किया है। तो जहां जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था है वहां पर देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? टारगेटेड वर्क होता है, वहां पर वर्क एफिशिएंसी देखी जाती है,
अटेंडेंस के साथ साथ वर्क एफिशिएंसी भी होनी चाहिए आपकी। काम करने के का आपके पास एक तरह से टारगेट होता है, उतना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आपकी छुट्टी हो जाएगी, फिर दूसरे का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। जैसे मान लो आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में अगर घूस ना लिया जाए तो बहुत अधिक सैलरी नहीं है। अगर कोई मान लो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का भी आईएएस बन जाता है, आईएएस का सबसे सीनियर प्रमोशन होता है वो, कैबिनेट सेक्रेटरी मैंने पूरे भारत सरकार का वो हेड है वो, उसकी भी सैलरी कितनी है, 2.5 लाख, मात्र 2.5 लाख है। तो सरकारी नौकरी में लोग फिर क्यों जाना चाहते हैं, निश्चिंतता के लिए, कि हम काम ना करें फिर भी हमें पैसा मिलते रहे। प्राइवेट नौकरी में जितना मेहनत करेंगे आपकी योग्यता के अनुसार ज्यादा पैसा है। आप देख लो सुंदर पिचाई कितना कमाता है, वो भी तो प्राइवेट ही कर रहे हैं। दुनिया में कोई सरकारी नौकरी में तो पैसा दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। बहुत सारे इस प्रकार के आईटी सेक्टर में काम करने वाले जो इंडिया के लोग हैं वो करोड़ों कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में पैसे नहीं है, बहुत पैसे है उसमें, एकदम आपको व्हाइट मनी मिलेगी, उसमें टैक्स काट करके मिलेगा अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन उसमें क्या है कि आपको दिन रात लगे रहना होगा, वर्क एफिशिएंसी आपकी बनी रहनी चाहिए। जहां कमी हुई बैकडोर से आपको निकल दिया जाएगा और दूसरे को ले लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर काम के कारण ही आपको रखा गया है। लेकिन सरकारी नौकरी में क्या है कि एक बार खाली लगना है बस, उसके बाद बीमार पड़ना जा तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दो कि हमको एकदम ऐसी भी क्रोनिक बीमारी हो गई, अब हम ठीक ही नहीं हो सकते हैं, घर में ही आराम करेंगे हम, सर्टिफिकेट लगा दो पैसा दे करके डॉक्टर को, घर में ही बैठ के अपना बंसी बजाते रहो और सैलरी आते रहेगा। तो सरकारी नौकरी में यही फायदा है, आराम मिलता है, छुट्टी मिलती है, टेंशन नहीं होता, कहीं भी घूमो पैसा आपके हर महीने। अभी प्राइवेट नौकरी में क्या है कि आप काम करेंगे तब पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे छुट्टी उस दिन का हो गया। और सरकारी में ऐसा कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए लोग सरकारी नौकरी पसंद करते हैं आराम के लिए। काम करने के लिए तो फिर प्राइवेट नौकरी है। तो जहां पर कैपिटलिज्म होगा वहां पर 3 डिपार्टमेंट को छोड़कर सारा क्या हो जाता है, प्राइवेटाइज हो जाता है। और कम्युनिज्म में क्या होता है, जस्ट उल्टा, इसका उल्टा, यहां पर कोई प्राइवेटाइजेशन होता ही नहीं है। यहां पर सारा काम किसके पास होगा, सरकार के पास। सरकार को कहते हैं पब्लिक सेक्टर, सरकारी डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर। और निजी डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, यहां पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एक्टिव रहता है, किसमें, पूंजीवादी व्यवस्था में। लेकिन साम्यवादी में क्या होता है, सरकारी, सब कुछ सरकारी, सारा काम सरकार के अंडर में है, सब सरकारी है, यहां कोई प्राइवेटाइजेशन होता ही नहीं है। तो ये सिद्धांत देने का काम किसने किया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन थे, जर्मनी के दार्शनिक। कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन फिलोसफर, जर्मनी के दार्शनिक थे, जर्मन फिलोसफर। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया। कार्ल मार्क्स का कहना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में समाज में कभी भी अमन चैन नहीं हो सकता, शांति नहीं आती है। क्यों, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में समाज दो वर्ग में बढ़ जाता है। एक वर्ग खूब आराम करने वाला है, जो कौन सा वर्ग है वो, कैपिटलिस्ट क्लास, पूंजीपति वर्ग, उसके पास पैसा है, वो इंडस्ट्री खोल दिया, और उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, मजदूरों की, वर्कर्स क्लास। दिन रात मेहनत करता है ओवर टाइम के लिए, कि जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना ओवर टाइम हमारा बनेगा। तो इस प्रकार उस समाज में कभी शांति नहीं रह सकती, क्योंकि एक वर्ग बहुत आराम करता है और एक वर्ग दिन रात काम करता है। अमेरिका में लोग बड़ा टेंशन में जीता है, पूंजीवादी लोग जो है वो तो आराम से जीता है, लेकिन वर्कर्स क्लास के लोग है टेंशन में जीता है। अमेरिका में जब लड़ाइयां होती हैं आपस में, जैसे स्कूल के बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उसको प्रोटेक्शन में सबको पिस्टल मिला हुआ है, अपने पास पिस्टल रखता है वो। क्यों, क्योंकि लाइसेंसी गन उसको मिलता है। अभी भी इंडिया में देखो, कोई अमीर लोग है तो लाइसेंसी गन रख सकता है, क्या नहीं रख सकता है। तो अमेरिका में सारे अमीर हैं, सबको लाइसेंसी गन मिला हुआ है। अगर बच्चे आपस में लड़ते हैं तो वो बॉक्सिंग से नहीं लड़ते हैं, धक्का मुक्की नहीं करते हैं, सीधे गोली चला देता है। इसलिए कई बार न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि इतने 2 बच्चों ने आपस में लड़ाई की और एक दूसरे को बंदूक से गोली मार दिया, ये वहां पर होता है।
तो वहां पर क्या है कि एक वर्ग बहुत आराम है और दूसरे वर्ग को दिन रात मेहनत। तो ऐसी स्थिति में उस समाज में कभी अमन चैन शांति बनी नहीं रहेगी, तनाव का माहौल हमेशा रहेगा। तनाव में कौन जिएगा? मजदूर लोग। मजदूर लोगों को तो मजदूरी मिल जाएगी, एक लमसम अमाउंट मिल जाती है, लेकिन ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है? पूंजीपतियों को। उसका काम हो रहा है, 24 आवर्स वर्कर्स उसके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका विरोध कार्ल मार्क्स ने कहा किया, और कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज तो ऐसा हो जिसमें कोई क्लास ही ना हो, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सारे अमीर या सारे गरीब एक जैसा हो। कैसे होगा ऐसा संभव? तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि देश की जो सारी संपत्ति है, सारे उद्योग धंधे हैं, वो सब सरकारी होगा। कोई टाटा बिरला अंबानी अडानी नहीं, उसका भी अगर उद्योग धंधा है तो वो सरकारी होगा। सब सरकार अपने अंडर में कर लेगी, और उस देश में रहने वाले लोगों को सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। प्राइवेट नौकरी वहां पर होगी ही नहीं, सब सरकारी। और किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं सैलरी मिलेगी? क्योंकि सैलरी मिलेगी फिर तो फिर समाज में क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन हो जाएगा। समाज क्लासलेस होना चाहिए, वर्ग विहीन होना चाहिए। तो सैलरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि लोगों को सैलरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैसे? क्योंकि उन सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगी? सरकार। सबको एक जैसी चीजें बांटेगी सरकार। सबका घर में सामान एक जैसा रहेगा, सबके बच्चे एक ही जैसे स्कूल में पढ़ेंगे, सबका लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। सब रबड़ी अगर खा रहा है तो सब रबड़ी खाएगा। ये नहीं कि कोई वो जो लस्सी हरियाणा में कहा जाता है लस्सी किसको, दही में पानी मिला दिया, वो तो घोर है। वो लस्सी थोड़ी है। वो लस्सी तो कहा जाता है वो जो चीनी वाला नहीं मिलता घोर करके, दही एकदम पूरा मिला हुआ रहना चाहिए। हरियाणा में लस्सी किसको बोलते हैं? दही में थोड़ा सा दही है, पानी मिला दिया ज्यादा, लस्सी हो गया। वो लस्सी बनेगा, दही ज्यादा होना चाहिए तभी तो लस्सी माना जाएगा। तो कोई अगर लस्सी पी रहा है दही वाला पूरा गाढ़ा लस्सी, कोई पानी वाला दही नहीं पिएगा, सब गाढ़ा पिएगा, सब एक जैसा रहेगा। सबका लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा होगा, सबके घर में सामान एक जैसे होंगे, सबके बच्चे एक ही तरह के स्कूल में पढ़ेंगे, सबको कपड़े आदि जो दिए जाएंगे सबका रेट एक ही जैसा होगा। ये नहीं कि कोई बढ़िया एकदम इंपोर्टेड ले लिया, इंपोर्टेड है सबके लिए। तो समाज में बराबरी तभी आ पाएगा जब सब कुछ सरकार अपने अधीन कर ले। तब फिर क्या हो जाएगा? समाज में कोई क्लास नहीं, क्लासलेस सोसाइटी। अमीर गरीब अगर देखा जाए तो किसके आधार पर बटा हुआ है? धन के आधार पर। जिसके पास धन ज्यादा है वो अमीर है, जिसके पास धन नहीं है वो गरीब है। उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेचारे का किसी प्रकार चल रहा है। जाति के आधार पर कोई गरीब अमीर नहीं बना है, धन के आधार पर बना है। और धन का अस्मित बंटवारा कैसे हुआ? एक वर्ग बहुत अमीर बन गया, एक वर्ग गरीब कैसे रह गया? तो इसके पीछे कारण है। इतिहास जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जब ऋग्वेदिक काल था, तो ऋग्वेदिक काल में क्या था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण काम के आधार पर बना दिए गए। जिसका जो काम था उसके आधार पर वर्ण बन गया। पहले जाति नहीं थी, पहले क्या था? काम बांट दिया गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था? पूजा पाठ करना, पढ़ाना। क्षत्रिय का काम क्या था? सुरक्षा करना और शासन करना। वैश्य का काम क्या था? खेती करना और बिजनेस करना। शूद्र का काम क्या था? कि सर्विस प्रोवाइड करना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो काम कर रहा है उसको सर्विस देना, श्रम बेचना, श्रमिक का काम करना। तो हुआ क्या कि जब राजतंत्र में राजा जब मजबूत स्थिति में आ गया तो राजा एडवाइज लेने लगा किससे? ब्राह्मण से। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को नॉलेज होती थी, ज्ञान होता था। और फिर राजा जब मान लो किसी दुश्मन राज्य पर कैप्चर करता था तो वहां से जो धन लाता था लूट करके, उसमें से दक्षिणा के तौर पर कुछ ब्राह्मण को दे दिया, और राजा लोग आपस में, क्षत्रिय लोग जो थे, जो सहायक थे शासन में, उन सब में बट गए। तो दो वर्ग पहले अमीर बना। ब्राह्मण कम अमीर क्यों बना? क्योंकि उसको दान वाला पैसा मिल रहा था, दक्षिणा। अब दक्षिणा ही मान लो आप लोग देना चाहते हो, मंदिर में जैसे मान लो पूजा करने जाते हो, कितना 1 रुपया चढ़ाते हो, 5 रुपया चढ़ाते हो। ये थोड़ी चढ़ा 500 रुपया चढ़ा दिया, चढ़ाते हैं क्या? कॉमन पर्सन की मेंटेलिटी क्या होती है कि पैसा होना चाहिए, बस 1 रुपया एक सिक्का ढूंढ करके निकालता है,
अगर मान लो 20 रुपया वाला सिक्का मिल रहा है तो उसको हटा देता है, ये कैसे दे देगा, 1 रुपया चढ़ाओ। तो ब्राह्मण के पास वही जो चढ़ावा वाला पैसा आया, दक्षिणा आया। दान भी अगर मान लो कोई देता है तो आप देखते हैं दान कहता है दान देना है, दुकानदार को पहले बोलता है दान देना है, तो दुकानदार भी दान वाला वैसे ही चीजें निकाल देता है, कहता है ये दान वाला है लो, और अपने वाला जो चीज होता है वो बढ़िया लेता है लोग। तो इस प्रकार ब्राह्मण इसलिए बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो पाया क्योंकि उसको दान वाली चीजें मिली है, कम मात्रा में मिली। सबसे ज्यादा अमीर कौन हो गया, क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि वो धनी राज्यों पर हमला करता था और वहां से धन लूटता था और आपस में बांटता था। उसके बाद समय ऐसा आ गया कि वैश्य सबसे ज्यादा अमीर हो गया। वैश्य अमीर जो बना है वो उसको किसी ने बनाया नहीं, वो खुद मेहनत करके बना है। वो खेती करता था, बिजनेस करता था। आज आप देख लो कि अभी जमाना किसका है, बिजनेस का। अभी जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि जितना इसमें मेहनत किया जाएगा उतना ज्यादा उसको फायदा होता है। तो वैश्य अपने बल पर क्या हुआ, अमीर बन गया। सबसे ज्यादा धन किसको मिला, सबसे कम धन किसको मिला, शूद्र को। क्योंकि शूद्र जो था वो जितना मजदूरी करेगा उतना ही ना उसको मजदूरी मिलेगी, मजदूरी उसकी कम होती थी। तो इसलिए वो जितना मजदूरी मिलती थी उतना सब खत्म हो जाता था, कंज्यूम कर जाता था, पैसे उसके पास इकट्ठा हुए नहीं। यही धीरे 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 जाकर के गरीब अमीर का क्लास बना दिया। तो कार्ल मार्क्स का यह कहना था कि अगर सब कुछ सरकार अपने अधीन कर ले तो समाज से जो तनाव है वो खत्म हो जाएगा, सभी लोग एक समान हो जाएंगे। एक समान जब हो जाएंगे तो कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। किस बात को लेकर करेगा, जो तुम्हारे पास है वो उसके पास भी। ऐसा थोड़ी है कि भाई वो बहुत अमीर हो गया उसको घमंड हो जाता है, जब धन आ जाता है घमंड हो जाता है लोग। घमंड कोई बनेगा ही, घमंड है तो सबको है, अगर नहीं है तो सबको नहीं है, ये स्थिति हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, क्लासलेस, वर्ग विहीन समाज। ध्यान से सुनो तब समझ में आ जाएगा। वर्ग विहीन समाज कैसे संभव है, जब देश की सारी संपत्ति, देश के सारे संसाधन किसके पास हो जाए, सरकार के पास हो जाए, और सभी सरकारी नौकरी करेंगे, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं कर, प्राइवेट नौकरी है ही नहीं यहाँ, सब सरकारी। और किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सैलरी की आवश्यकता कब होती है, आपकी जरूरतों के लिए। जरूरत सब आपको, आपकी पूर्ति कौन कर रही है, सरकार कर रही है। तो सैलरी किस बात का, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो भारत का बनता है उसकी सैलरी है 5 लाख, लेकिन 1 रुपया भी राष्ट्रपति उसमें खर्च नहीं करता है। क्यों? खर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सुविधा सरकार दे रही है उसको, रहने खाने आने जाने सब कुछ सुविधा। और एक बार राष्ट्रपति कोई बन जाएगा तो जिंदगी भर उसको मिलेगा ये सुविधा, जब तक जिंदा है तब तक। तो वो जो 5 लाख रुपया राष्ट्रपति को दिया जाता है वो क्या है, पॉकेट मनी है, जेब में डाल लेता है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने 1 रुपया सिर्फ लिया सैलरी, 1 रुपया, कहा कि चलो 1 रुपया सैलरी के नाम पर, चूंकि लेना जरूरी होता है, रिसीव करना जरूरी होता है, और बाकी सारे वो एनजीओ वगैरह में अनाथ बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए दान दे देते थे। एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद भी ऐसे ही थे, प्रणब मुखर्जी भी ऐसे ही थे। तो बहुत सारे राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने आदर्श पेश किया है। तो इस तरह आपको इसमें याद रखनी है कि सरकार ही सब कुछ इंतजाम करती है इसमें, और इस प्रकार अगर समाज हो जाता है तो उसको कौन सा समाज कहेंगे, क्लासलेस सोसाइटी। और इसी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को कहा गया कम्युनिज्म। तो आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनिज्म, यानी साम्यवाद का जनक, फादर ऑफ कम्युनिज्म। और इसी को फॉलो किया किसने, लेनिन ने, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। लेनिन ने कार्ल मार्क्स का फॉलो करते हुए 1917 में रूस में पहली बार साम्यवादी सरकार बनाई। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सबसे पहली बार रूस में बनी, और रूस का दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति हुआ। पंचवर्षीय योजना जो अभी आप भारत सरकार की आप जो देखते हैं योजना है, ये कहां से लाया गया, रूस से लाया गया। रूस ने ही नया प्रयोग किया, पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का प्रयोग किया, और रूस का बहुत डेवलपमेंट हुआ यूएसएसआर के रूप में, सोवियत संघ के रूप में। तो इस प्रकार बाद में फिर चाइना ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन चाइना का जो साम्यवादी सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स से अलग है। कार्ल मार्क्स ने तो कहा कि सब कुछ सरकार ही करेगी, सरकारी नीति होगी। लेकिन चाइना वाला जो कम्युनिज्म है वो कम्युनिज्म माओ त्से तुंग, चीन का राष्ट्रपति था माओ त्से तुंग, उसने कहा कि समाज में समानता तभी आएगी जब अमीरों की संपत्ति को लूट लो हथियारों के दम पर, और अमीर के पास उतना ही छोड़ो जितना तुम्हें चाहिए, और आपस में बांटो।
बराबर 1 घंटा में सबको बराबर कर देंगे हम। सरकार की नीति तो आती रहेगी बहुत, उतना कौन इंतजार करेगा। हथियार लो, अमीरों को लूट लो, और लूट करके उसके पास उतना ही छोड़ो जितना तुम्हें चाहिए, और फिर आपस में बांटो उसको, सब जगह समानता आ जाएगी। उसी से बन गया नक्सलाइट्स, एमसीसी, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। हथियारों के बल पर लूटने वाला, अमीरों को लूटने वाला। अमीरों पर हफ्ता वसूली किया जाता है कि आपके पास इतना इंडस्ट्रीज है, आप हर हफ्ते इतना दोगे, नहीं तो आपके कारखाने में आग लगा देंगे। हाँ, एमसीसी और नक्सलाइट्स जो बना, ऐसे ही बना। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था धीरे धीरे समाज में समानता लाना। लेकिन माओ त्से तुंग जो चीन का राष्ट्रपति था, उसने क्या किया, हथियारों के दम पर समानता लाना, अमीरों को छीन लेना सब कुछ। ये नक्सलाइट से ही चाहता है कि चीन वाला सिस्टम इंडिया में हो जाए, संविधान को बदलो। ये संविधान क्या कर रहा है, अमीर को अमीर बना रहा है, गरीब को गरीब बना रहा है। चाइना वाला सिस्टम लाओ, सभी बराबर। चीन में, रूस में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो प्राइवेट कंपनी है, सब सरकारी है, और प्राइवेट कंपनी होती नहीं है। जब मोदी जी 2014 में पीएम बने थे, तो जब चीन गए तो प्रधानमंत्री के साथ तो पत्रकारों का फौज जाता है पूरा, जिसमें कि सरकारी पत्रकार वही DD2 वाला होता है, जो न्यूज होता है, DD न्यूज, वही सरकारी है, बाकी सब क्या है, प्राइवेट ही है। तो DD न्यूज वालों को सिर्फ एंट्री मोदी जी के साथ मिली वहां चाइना में, और बाकी सबको कहा कि आई कार्ड दिखाओ, कहा इंडिया टीवी। कहा ये इंडिया टीवी क्या होता है, कहा आप लोग निजी चैनल वाले हैं, प्राइवेट वाले। प्राइवेट क्या होता है, वहां के लोगों को प्राइवेट ही पता नहीं है। कहा प्राइवेट क्या होता है, निकलो हटो, सिर्फ DD न्यूज वाला जाएगा, सरकारी वाला जाएगा, प्राइवेट वाला कोई नहीं। और प्राइवेट कुछ है ही नहीं, रूस में भी नहीं है, क्यूबा में भी नहीं है, चेकोस्लोवाकिया में भी नहीं है। तो जहां जहां कम्युनिज्म है, वहां वहां सब कुछ सरकारी। नॉर्थ कोरिया में तो तानाशाही शासन है, वहां भी नहीं है, नॉर्थ कोरिया में भी कम्युनिज्म है। तो इस प्रकार दोनों में अंतर क्या देखा आपने, कैपिटलिज्म में क्या होता है, 100% प्राइवेट सेक्टर, यहां पर 100% पब्लिक सेक्टर। और सोशलिज्म में क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी मॉडल। सरकार अगर कोई काम कर रही है तो उसमें सिर्फ 51% पूंजी लगाएगी, 49% पूंजी निजी कंपनी से लिया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट का मतलब प्राइवेट कंपनी, दोनों के बीच पार्टनरशिप होती है। सड़कें बनेगी, हवाई अड्डा बनेगा, आज सब ट्रिपल पी मॉडल पर आ गया है। तो जहां पर ट्रिपल पी मॉडल हो उसे क्या कहते हैं, सोशलिज्म। तो इंडिया ने कौन से सिस्टम को अपनाया, सोशलिज्म, ट्रिपल पी मॉडल। यहां पर देख लो आप, बैंक जो भी है सब ट्रिपल पी मॉडल पर चल रहा है, प्योर प्राइवेट बैंक भी है यहां पर। ट्रिपल पी मॉडल, ये इसमें सोशलिज्म में दोनों चीज आता है। प्योर जो सरकार काम कर रही है वो प्योर प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। देख लो, सरकारी बस चलती है और प्राइवेट बस भी चलती है। अब रेलवे विभाग भी ट्रिपल पी मॉडल में आ चुका है। पहले रेलवे में ऐसा नहीं था, रेलवे प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में था, लेकिन अब ये ट्रिपल पी मॉडल में आ चुका है। अमृत भारत, वंदे भारत, ये सब क्या है, ट्रिपल पी मॉडल की ट्रेन है। इसलिए सरकारी ट्रेन और इस ट्रेन में बहुत फर्क नजर आता है। सरकारी ट्रेन में आप देखते हैं गंदगी बहुत ज्यादा होती है, कुंडी ही नहीं है बाथरूम का, घुस गए तो गाना बजाते हुए आपको टॉयलेट करना पड़ता है, नहीं तो कोई घुस जाएगा गाना गाते हुए। एक बार एक DMU EMU था, मैं उधर गया था बिहार की तरफ, तो छोटी दूरी के लिए ठीक होता है, चढ़ गया उसमें, आप टॉयलेट जाना था तो खोला दरवाजा तो देखा बैठा हुआ है। अब जैसे खोला वैसे गाना गाने लगा उसने, कहा अच्छा चाहिए, इसके यहाँ की पहचान यही है कि कुंडी नहीं है तो गाना गाते हुए टॉयलेट करो। तो वो सरकारी है, और वही आप चढ़ जाओ वंदे भारत, अमृत भारत, एकदम साफ सुथरा चकाचक। TT भी बड़ा बढ़िया से बात करेगा, संस्कारी जैसा। सरकारी वाला TT लगेगा कि पता नहीं वो क्या बन गया है, रॉबिन हुड वही है क्या, धमका के बात करेगा, क्योंकि उसको घमंड है सरकारी। तो आज प्राइवेटाइजेशन ज्यादा क्यों हो रहा है, अच्छी सेवा देने के कारण। सेवा अच्छी प्राइवेट में दी जाती है। तो इस तरह तीनों का अंतर आप लोगों ने समझा या नहीं समझा। कैपिटलिज्म में क्या होता है, निजी कंपनी। साम्यवाद में क्या होता है, सरकारी। और समाजवाद में क्या होता है, ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है, ये बताएगा, ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है? ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है, ये अभी नहीं डरा नहीं, ये कर रहा था।
क्यों नींद आ रही है? रात में लेट सोया कितने बजे? है 2:30 बजे कोई लेट होता है? 2:30 बजे लेट थोड़ी होता है, लेट का मतलब 4 बजे। पढ़ाई करो, हमें उसका मतलब नहीं है लेट सो या देर से सो, क्लास में आते हो अटेंटिव बने रहो। अटेंटिव होना है। आप यहाँ पर आखिर आए किस लिए? इसलिए तो आए हो। अब यही समय आप बर्बाद कर देंगे तो यहाँ पर खाने के लिए थोड़ी खाली आए हैं कि खा के चलो आराम करते हैं, लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं जाकर। मेन काम है ये आपका, यही आपका फाउंडेशन बना रहा है। फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है? मान लो रिवीजन भी करोगे, आप टर्म को ही नहीं समझ रहे हो तो कभी याद रहेगा क्या? कभी नहीं याद रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंसी आपको क्लास को देना है, किसी भी हालत में क्लास नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्लास से ही आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। आप खुद भी पढ़ेंगे तो याद आपको तभी रहेगा जब आप समझे हुए रहेंगे। समझ में ही नहीं आ रहा क्या याद रहेगा? तो इसलिए एकदम ध्यान रखना है, क्लास में 100% अटेंशन होना चाहिए, एक एक चीज को समझना है। तो आपने समझा क्या नहीं तीनों? इसको नोट करना है, नोट करो, लिखो। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, द रिसोर्सेस ऑफ ए कंट्री, द रिसोर्सेस ऑफ ए कंट्री shall be privatized, shall be privatized under capitalism, under capitalism। पूंजीवाद, पूंजीवाद के अंतर्गत, पूंजीवाद के अंतर्गत देश के संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर निजी कंपनियों का हक होता है। अंडर अंडर कैपिटलिज्म देश के संसाधनों पर निजी कंपनियों का अधिकार होता है। ठीक है। गवर्नमेंट इज ओनली द, गवर्नमेंट इज ओनली द कंट्रोलिंग बॉडी, कंट्रोलिंग बॉडी अंडर द कैपिटलिज्म। पूंजीवाद में सरकार की भूमिका, सरकार की भूमिका नियंत्रण करने के लिए होती है, नियंत्रण करने के लिए होती है। यूएसए इज द, यूएसए इज द लार्जेस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा पूंजीवादी देश है, सबसे बड़ा पूंजीवादी देश है। कम्युनिज्म में लिखेंगे आप, रिसोर्सेस ऑफ ए कंट्री शैल बी अंडर पब्लिक सेक्टर, ब्रैकेट में लिख दो गवर्नमेंट सेक्टर, शैल बी अंडर पब्लिक सेक्टर, ब्रैकेट में लिखो गवर्नमेंट सेक्टर। अंडर द कम्युनिज्म, अंडर द कम्युनिज्म साम्यवाद के अंतर्गत, साम्यवाद के अंतर्गत देश के संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र ब्रैकेट में सरकारी, सरकारी क्षेत्र का अधिकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र ब्रैकेट में सरकारी क्षेत्र का अधिकार होता है। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म is introduced by, the principle of communism is introduced by Karl Marx, Karl Marx। साम्यवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, साम्यवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स was a
German philosopher. Karl Marx was a German philosopher. Karl Marx जर्मनी का दार्शनिक थे. कार्ल मार्क्स जर्मनी के दार्शनिक थे. He advocated classless society. He advocated classless society. उन्होंने वर्गविहीन समाज की वकालत की. उन्होंने वर्गविहीन समाज की वकालत की. क्लासलेस सोसाइटी, वर्गविहीन समाज की वकालत की. His theory is known as communist theory or Marxist theory. His theory is known as communist और मार्क्सिस्ट थ्योरी. उनके सिद्धांत को साम्यवादी या मार्क्सवादी सिद्धांत कहा गया. उनके सिद्धांत को साम्यवादी या मार्क्सवादी सिद्धांत कहा गया. लेनिन was the follower of Lenin was the follower of Karl Marx. लेनिन कार्ल मार्क्स का अनुयायी था. लेनिन कार्ल मार्क्स का अनुयायी था. He founded first communist government in Russia. First communist government in Russia in 1917. लेनिन ने प्रथम कम्युनिस्ट या प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना 1917 में रूस में की थी. 1917 में रूस में की थी. और यही वजह था कि दुनिया दो गुट में बट गई, क्योंकि अमेरिका कैपिटलिज्म का सपोर्टर और रूस कम्युनिज्म का सपोर्टर. दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है. अमेरिका कहता है कि नहीं, हम प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा अधिकार देंगे, हम प्राइवेट कंपनी के थ्रू काम करवाएंगे. और रूस का क्या कहना है कि सरकारी सेक्टर सबसे बेहतर होता है. तो दोनों की विचारधारा बदल गई है, इसलिए दोनों में आपस में वैचारिक लड़ाई चलती है. आज की स्थिति में इसमें लिख लेंगे पहले सोशलिज्म. सोशलिज्म लिखो. सोशलिज्म क्या है कि अंडर द सोशलिज्म the resources shall be owned by public private partnership. समाजवादी व्यवस्था में संसाधनों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों की सहभागिता होती है. निजी तथा सार्वजनिक दोनों की सहभागिता होती है. ब्रैकेट में कर देना ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों की सहभागिता है. यानी दोनों ही देश की आर्थिक स्थिति में योगदान करता है. सरकार भी करती है और निजी कंपनी भी करती है. लेकिन इन तीनों में सबसे बेहतर, अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीनों में सबसे बेहतर कौन सा है? कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म सबसे बेहतर क्यों है? क्योंकि यहां पर बेस्ट सर्विस देने की कोशिश होती है.
सोचा कि अब घर में खाना बनाया जाए, सामान लाना पड़ेगा। कुछ देर के बाद दुकानदार का फोन आ जाता है कि साहब जी आपको क्या क्या सामान चाहिए, आप एक बार बताए, लिस्ट बना दें, भेज दिया जाएगा। कुछ देर के बाद सामान भी भेज दिया। तो उसको लगा कि गजब सिस्टम है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि हर चीज का वहां क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। दुकानदार भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, इतने बड़े कॉलोनी का जो सामान है डेली का वो मैं भिजवाऊंगा, वो भी सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेता है। मूवर्स पैकर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है। स्कूल वाले का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितने इस एरिया के स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, बेस्ट सर्विस देना है उसको। तो ये प्राइवेटाइजेशन में ही संभव है। इसीलिए जो विदेश एक बार चला जाता है यूरोपियन कंट्री में या अमेरिकन कंट्री में, वो इंडिया में आकर उसको पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ अपने करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। डेवलपिंग कंट्री चाहिए, वो डेवलप कंट्री है, वहां पर जितना रेट है वही लिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर क्या है कि ज्यादा नीडी है तो ज्यादा बढ़ा के बोलेगा आपको, और आंकेगा कि देखें ये कितना नीडी है। अगर आपने डिनाई कर दिया तो और कम कर देगा वो। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां फिक्स है रेट, इतने में ये, इतने में ये, इतने में ये सब करना है। अमेरिका में जो ब्रेक का टाइम होता है, वो ब्रेक का टाइम है, उसमें कोई काम नहीं कर सकता, नहीं तो फाइन हो जाएगा। टी टाइम है तो टी टाइम में कोई काम नहीं, ये नहीं कि फाइन थोड़ा ज्यादा बना ले, छापा मार देगा। फिर कौन काम कर रहा था ब्रेक के टाइम में, छापा मारो उस पर, फाइन करो। खर्च के लिए वहां कंपनी देती है कि डेली आपको कितना खर्च करना है, उसका हिसाब किताब सीईओ को देना पड़ता है। किसी ने पैसा बचा लिया तो सो कॉज नोटिस आ जाता है, पैसा कैसे बचा लिया। क्योंकि वहां आपको रहना है, लिविंग स्टैंडर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर मान लो कोई 15 दिन से बिना खाए रह गया तो बाबा बन जाता है। लोग उसको चढ़ावा जाके चढ़ाने लगता है कि भाई मामूलियत में नहीं है, 15 दिन से भूखा बैठा हुआ है, मामूलियत में है क्या, बाबा है, देवता का इसके ऊपर प्रभाव है। वही बाबा बन के अपना टीका वगैरह के वरदान देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर अलग सिस्टम है, हम यहाँ ज्यादा अंधविश्वासी हो जाते हैं। वहां पर लोग जो है एकदम भौतिकवादी है, ऐस मौज करो जियो, ऐसा है। ये सर सिस्टम है, पूंजीवादी देशों में ऐसा होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे हम सात्विक आदमी हैं, हम लोग जितना ज्यादा संयमी बनेंगे उतना ज्यादा इज्जत बढ़ जाता है। वहां पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप ब्रेक के टाइम में काम करते हैं तो आपको अवार्ड मिलेगा, अगर ये खाना पीना सब छोड़ के काम ही करता रहता है, कर्मठ है, सुयोग है, बात है। तो इस तरह आप लोगों ने क्या देखा कि कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, समझ में आया क्या नहीं? अब इसके बाद आगे देखो, ये समाजवादी व्यवस्था आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आपका है क्या, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है? यहां धर्मनिरपेक्षता लिखा हुआ है, हिंदी में देखना क्या है, क्या मतलब इसका। ट्रिपल में बना, डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रिपल पी मॉडल, मैंने ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्री सारे ट्रिपल पी मॉडल अपनाएंगे तभी डेवलपिंग हो गया, ऐसा नहीं है। डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या है, जिसकी आर्थिक स्थिति पर कैपिटा इनकम लोगों की कम है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब होता है कि हम पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हो पाए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं, वो कमी धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। अमेरिका वगैरह में क्या है, यूरोपियन कंट्री में क्या है कि एक जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए, निश्चिंतता है लोगों के पास, पर कैपिटा इनकम वहां पर लोगों के पास ज्यादा है, 100% लिटरेसी रेट है। लोग वहां पर डिपेंड गवर्नमेंट पर नहीं है, अपने आप सक्षम है सारा काम करने के लिए। एशिया अफ्रीका के जो कंट्रीज है मैक्सिमम, वो सब डेवलपिंग है, कोई डेवलप कंट्री है ही नहीं। चाइना भी नहीं है, चाइना भी डेवलपिंग है। डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे नंबर 1 पोजीशन चाइना का है, सेकंड पोजीशन किसका है, इंडिया का है, थर्ड पोजीशन किसका है, ब्राजील का है, फोर्थ पोजीशन किसका है, साउथ अफ्रीका का है। तो इस तरह से सारे डेवलपिंग कंट्रीज नहीं। तो ये नहीं कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है सब डेवलपिंग वहां नहीं होता होगा, वहां भी कैपिटलिस्ट कंट्री जनरली वही होता है जहां पर डेवलप्ड लोग रहते हैं, रोजी रोजगार लोगों के पास अपना है, वो सरकार पर निर्भर नहीं है, क्योंकि सरकारी विभाग वहां होता भी नहीं है। पूंजीवादी देशों में सरकारी विभाग होता ही नहीं है, 3 विभाग होता है मैंने बताया, बाकी सारे निजी होते हैं, सबके पास पैसे हैं, सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं। तो इस तरह कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रिपल पी मॉडल ही होगा। जनरली ये आर्थिक व्यवस्था के कारण ऐसा बनाया गया है कि देश का विकास पूरी तरह से हो सके। अब ध्यान देंगे इधर, आप हम लोग पढ़ रहे थे सेकुलरिज्म के बारे में। सेकुलरिज्म क्या है?
सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी धर्म या संप्रदाय सरकारी ना हो, सरकार कोई अपना धर्म या संप्रदाय घोषित नहीं किया है, सरकार सभी धर्म और संप्रदाय को सम्मान दे, सबको बराबर समझे। जैसे पाकिस्तान कोई सेकुलरिज्म नहीं है, वहां पर वो इस्लामिक कंट्री है। बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है। तो अमेरिका क्या है, वो भी सेकुलर कंट्री है, वो भी ईसाई कंट्री नहीं है, सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलरिज्म का मतलब जहां सरकारी कोई धर्म घोषित ना हो, ना ही संप्रदाय। एक होता है धर्म, एक होता है पंथ। धर्म और पंथ दोनों में क्या अंतर है? रिलीजन और एक होता है सेक्ट, SECT, सेक्ट। धर्म और संप्रदाय। धर्म किसे कहते हैं? जो एक अलग अलग तरीके बताए गए हैं जीने का। धर्म का मतलब कोई अगरबत्ती दिखाना, लड्डू चढ़ाना, नमाज पढ़ना और गुरुद्वारे में जाकर माथा टेकना नहीं होता है। धर्म का मतलब क्या होता है? जीने का तरीका। जीने का तरीका ही धर्म कहलाता है। धर्म वो सब क्या है? धर्म कर्म को कहते हैं, और बाकी चीजें जो धर्म में दिखाया जाता है वो कांड है, कर्म कांड। धर्म कर्म को कहते हैं और बाकी चीजें क्या है? कांड है। हिंदू धर्म के अलग कर्म कांड हैं, इस्लाम धर्म के अलग कर्म कांड हैं, ईसाई धर्म के अलग कर्म कांड हैं। तो कर्म कांड, कर्म और कांड। कर्म क्या हो जाता है? धर्म। जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, एक धर्म कहता है। धर्म को लोग क्या समझ लेता है? वो जो कांड, अगरबत्ती दिखा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, गुरुद्वारे में जाकर माथा टेक रहा है, ये सब जो बनाया गया कांड है, ये सब कर्म कांड, रिचुअल्स। इसको रिचुअल्स कहते हैं। धर्म कहा जाता है व्यवहार को, धर्म कहा जाता है स्वभाव को, धर्म कहा जाता है कर्म को। बहुत विस्तृत अर्थ होता है। लोग धर्म सोच लेते हैं टीका लगा लिया, टिक्की रख लिया, वो धर्म हो गया। वो सब कांड है, सब पहचान है, एक पहचान बना दिया गया। इस्लामिक पहचान क्या? दाढ़ी रखेगा, जालीदार टोपी पहनेगा, बिना मूछ का रहेगा। ईसाई में क्या है? वो क्रॉस लटका के रहेगा। फिर सिखों में क्या है? पगड़ी बांध लेगा। उसका अलग अलग सबका सिस्टम बनाएगा, पहचान के लिए है वो पहचान बनाने के लिए है वो सब। तो इस तरह आप लोगों को याद रखनी है कि यहां पर सेकुलरिज्म का मतलब कि नो वन रिलीजन और सेक्ट shall be recognized by the government. All religions and sects shall be respected by the government. तो इसका मतलब लिखेंगे आप, secularism means no one religion or sect, SECT, or sect shall be government's religion or sect. Government's religion or sect. सेकुलरिज्म मीन्स नो वन रिलीजन और सेक्ट। देखो सेक्ट लिखा हुआ वहां पर। नो वन रिलीजन और सेक्ट शैल बी गवर्नमेंट्स, एपोस्ट्रोफी एस वाला, गवर्नमेंट्स रिलीजन और सेक्ट। ऑल रिलीजन एंड सेक्ट्स, all religion and sects shall be respected by the government, पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह है कि कोई भी धर्म या संप्रदाय सरकारी धर्म या संप्रदाय घोषित ना होना। कोई भी धर्म या संप्रदाय सरकारी धर्म या संप्रदाय घोषित ना होना। सरकार के द्वारा सभी धर्मों तथा संप्रदायों को सम्मान दिया जाना। सरकार के द्वारा सभी धर्मों या संप्रदायों को सम्मान दिया जाना। तो सेकुलर कंट्री का मतलब क्या होता है? कि जहां पर सभी धर्म के लोगों को एक समान अधिकार हो, सभी संप्रदाय के लोगों को एक समान अधिकार हो। अब ये बता कि धर्म
और संप्रदाय, जैसे हिंदू धर्म में संप्रदाय कौन कौन से हैं? हिंदू धर्म में संप्रदाय दो तरह के हैं। एक है जो मूर्ति पूजक है, उसको कहेंगे साकार ब्रह्म, सगुण ब्राह्मण, जो मूर्ति पूजा करते हैं, राम कृष्ण आदि को मानते हैं। और एक है निराकार ब्रह्म, जो कबीरपंथी है। कबीरपंथी में क्या कहा गया कि ईश्वर का कोई एक रूप दे ही नहीं सकता कोई। ईश्वर जो मनुष्य के रूप में दिखाया जाता है, क्या ईश्वर सिर्फ मनुष्य के रूप में ही है क्या? कबीरदास का क्या कहना था? ईश्वर सब में विराजमान है, जितनी जीव जंतु हैं दुनिया में, जिसमें भी जान है उसमें ईश्वर है। तो इसलिए 84 लाख जीव जंतु, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु इस दुनिया में है। तो उन सभी प्रकार के ईश्वर का रूप कोई नहीं बना सकता है, इसलिए ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ये कबीरदास का कहना था। इसलिए कबीरदास ने अपने दोहों में इस्लाम का भी आलोचना किया है और हिंदुओं का भी किया है। हिंदुओं में उसने क्या कहा? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे वह चक्की भली जो पीस खाए संसार। पत्थर को पूजने से अगर शिवलिंग की पूजा होती है ना, तो कहा कि पत्थर को पूजने से अगर हरि मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो पहाड़ जाकर पूजो, वहां तो बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, वहां और बड़ा बड़ा भगवान मिलेगा तुमको। कहा कि अरे मूर्ख, इससे बढ़िया तो तुम चक्की की पूजा करो, तो चक्की जो आटा बनाता है वो तुम्हारी भूख को खत्म करता है, उसकी पूजा करो ना। मैंने प्रैक्टिकल चीज उन्होंने कहा करने के लिए। इस्लाम को उन्होंने फिर आलोचना किया। उसने क्या कहा कि काकड़ पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए, आचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा भयो खुदाए। क्या कहा? कंकड़ पत्थर को चुन लेते हो, अब मस्जिद बना लेते हो, और उसकी दीवार पर खड़े होकर कान में उंगली देकर के चिल्लाते हो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या तुम्हारे खुदा बाहरे हो गए हो? तो उन्होंने सबकी आलोचना की, कहा कि सब क्या है, सब ढोंग रचा के रखे हो तुम लोग, भगवान तो हर जगह विराजमान है, भगवान का कोई रूप बना ही नहीं सकता है। ये सारी चीजें जो उन्होंने कहा, तो ये कबीरपंथी कहलाया निराकार ब्रह्म। ईश्वर का कोई कोई मूर्ति बनाकर, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि ईश्वर की मूर्ति कोई बना दे। ईश्वर ने तो तुमको बनाया, तुमने ईश्वर को बना दिया। तो इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना की। तो एक हुआ साकार ब्रह्म, एक हुआ निराकार ब्रह्म, संप्रदाय हो गया। अब चलो इस्लाम में। इस्लाम में भी संप्रदाय कौन कौन सा है? शिया और सुन्नी। शिया मत वाले अलग मानते हैं, वो प्रोफेट मोहम्मद के साथ साथ अली को मानते हैं, अली। और सुन्नी वाले प्रोफेट मोहम्मद के साथ साथ अबू बकर को मानते हैं। तो शिया सुन्नी दो संप्रदाय हो गया। बौद्ध धर्म में आ जाते हैं तो वहां पर भी बहुत तरह के संप्रदाय हैं। कौन कौन है? हीनयान, महायान, वज्रयान, मंत्रयान, बहुत सारे वहां पर है। उसी तरह जैन धर्म में जब आते हैं तो वहां पर भी क्या है? श्वेतांबर, दिगंबर। ईसाई में आते हैं तो क्या है उसमें? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। तो ये सब क्या है? एक ही धर्म में अलग अलग विचारधारा होना, उसे क्या कहेंगे? सेक्ट कहते हैं उसको, संप्रदाय। तो सेकुलरिज्म में क्या कहा गया है कि जिस देश में कोई भी धर्म या संप्रदाय को सरकारी धर्म घोषित नहीं किया गया है, तो भारत में कोई सरकारी धर्म घोषित नहीं है। यहां पर सरकार सभी धर्म, सभी संप्रदायों को समान रूप से समझती है और सबको अपनी अपनी परंपराओं को मानने का अधिकार है। समझ में आएगा नहीं? आगे, इंटीग्रिटी, अखंडता। अखंडता का मतलब इंडिया इज अनडिवाइडेड। अखंडता का मतलब लिखो, इंटीग्रिटी मीन्स इंडिया इज अनडिवाइडेड। इंडिया इज अनडिवाइडेड। अखंडता का अर्थ भारत अखंड है, भारत अखंड है। इंडिया कांट बी डिवाइडेड। इंडिया कांट बी डिवाइडेड। भारत का विभाजन नहीं किया जा सकता। भारत का विभाजन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ये तीनों को ही, यानी अगर भारत में अगर कोई राज्य अलग होना चाहता है तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में इंटीग्रिटी वर्ड को शामिल कर दिया गया है कि अब जो भारत का विभाजन पहले हो चुका है सो हो चुका है, अब कोई विभाजन इंडिया का नहीं होगा। तो इस प्रकार प्रियम्बल में ये सारी बातें हम लोग को याद रखनी है। और अब इसके बाद आपका है सेकंड पॉइंट, कौन सा? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। इसमें हम लोग नोट करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि राइट यानी अधिकार। राइट यानी अधिकार कितने तरह के होते हैं?
मुख्य रूप से राइट तीन तरह का होता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ राइट. नंबर वन, फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार. मौलिक अधिकार. दूसरा, लीगल राइट. लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार. कानूनी अधिकार. तीसरा, पॉलिटिकल राइट. पॉलिटिकल राइट यानी राजनीतिक अधिकार. राजनीतिक अधिकार. तीन तरह का अधिकार होता है, फंडामेंटल, लीगल और पॉलिटिकल. फंडामेंटल राइट में क्या कहता है, जैसा इसका शब्द है वही इसका मतलब निकाल रहा है. जो अधिकार मनुष्य को फाउंडेशन से मिलता है. फाउंडेशन का मतलब जन्म के बाद से ही जो अधिकार मिल जाता है. तो द राइट विच इज गिवन टू द पीपल बाय बर्थ. जो अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही मिलता है, जो अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही मिलता है उसे मौलिक अधिकार कहा जाएगा. बर्थ होते ही जो अधिकार मिल जाता है. तो बर्थ होने पर सबसे पहले बच्चा क्या करता है, चिल्लाना शुरू कर देता है. उसको क्या कोई रोने कहा, अपने आप मिल गया उसको रोने का अधिकार. फिर हंसने लगता है, बोलने लगता है, चलने लगता है, खाने लगता है, सोने लगता है, मारपीट करने लगता है. मैंने अपने आप उसको मिल रहा है ये अधिकार. उसको किसी ने दिया नहीं. उसको ये नहीं कहा कि अब तुम रो, अब तुम हंसो, अब तुम चलो. अपने आप देख देख करके वो सीखता है. तो जो अधिकार हमें जन्म से मिले उसे क्या कहेंगे. तो जन्म से कौन कौन सा अधिकार है, बोलने का अधिकार, सोचने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, चलने का अधिकार, कहीं भी निवास करने का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार, लिखने का अधिकार. ये सभी अधिकार जो है इसको कहा जाएगा मौलिक अधिकार. मूल से जो मिला है, जन्म से मिला है, जड़ से मिला है, और इसी को कहा जाएगा मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स इसी को कहेंगे. फंडामेंटल राइट को क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स, इसी को मानवाधिकार कहते हैं. और लीगल राइट क्या है, जो अधिकार व्यक्ति को कानून बनाकर दिया गया. तो द राइट विच इज गिवन टू द पीपल बाय लेजिस्लेचर. बाय लेजिस्लेचर, जो अधिकार व्यक्ति को विधायिका के द्वारा दिया गया. विधायिका के द्वारा दिया गया. जैसे संसद ने कानून बनाकर अधिकार लोगों को दिया, या विधानमंडल जो राज्य में होते हैं उसने कोई अधिकार बनाकर लोगों को दिया जो पहले से लोगों के पास नहीं था, उसको लीगल राइट कहेंगे. लीगल राइट में क्या क्या आ सकता है, तो जितने भी एक्ट हैं, जितना एक्ट पढ़ते हैं आप, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया आरटीआई एक्ट. आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम, ये 2005 में लोगों को मिला था. फिर आरटीई एक्ट, ये 2009 में बना था, 10 में लागू हुआ. फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून, ये 2013 में लोगों को मिला था. इसके पहले भी बहुत सारे कानून बन चुके हैं. राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में लोगों को मिला. तो जितने भी एक्ट लगे हुए हैं ये सारे एक्ट कौन सा है, लीगल राइट. ये पहले से लोगों के पास नहीं था, इसको संसद ने कानून बनाकर लोगों को दे दिया. इसके बाद है पॉलिटिकल राइट. पॉलिटिकल राइट कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से संबंधित हो.
तो द राइट विच इज रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, विच इज रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, जो अधिकार राजनीति से संबंधित हो, जो अधिकार राजनीति से संबंधित हो। जैसे क्या होता है इसमें, राइट टू वोट, मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, मतदान का अधिकार। चुनाव हो रहा है और कोई एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई एमपी का चाहता है, लड़ सकता है, यानी राइट टू फाइट, राइट टू फाइट इलेक्शन, राइट टू फाइट इलेक्शन, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। अगर आपके पास योग्यता है तो चुनाव लड़ सकते हैं आप। इसमें याद रखेंगे आप कि मौलिक अधिकार जीवन के लिए क्या है, बहुत ही एसेंशियल है। मौलिक अधिकार जीवन के लिए बहुत एसेंशियल है। मौलिक अधिकार के बिना हमारा विकास संभव नहीं है, अस्तित्व ही संभव नहीं है। अगर मान लो किसी को चलने से, हंसने से, दौड़ने से, सोचने से, बोलने से मना कर दिया जाएगा तो क्या उसका कोई विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मौलिक अधिकार जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसके बिना हम अस्तित्व की भी कल्पना नहीं कर सकते। एसेंशियल राइट है ये। और इसको कौन सा राइट कहेंगे? ये कंपलसरी राइट है। कानून बन गया है तो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो केस हो जाएगा। अगर आरटीआई के थ्रू आप किसी सरकारी विभाग से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और अगर वो सरकारी विभाग आपको इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो उस विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट में केस हो जाएगा, उसको फाइन कर दिया जाएगा कि आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दिया। तो इसको कहेंगे कंपलसरी राइट, ये भी अनिवार्य है। और इसको कहेंगे ऑप्शनल। ये जो राजनीतिक अधिकार है इसको कौन सा कहा जाएगा? ऑप्शनल, यानी ऐच्छिक अधिकार है। ये ऐच्छिक अधिकार है। इच्छा अगर हो तो मतदान करो, नहीं इच्छा हो तो घर में चद्दर तानकर सो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। एमएलए एमपी का चुनाव हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आप खड़ा होते हैं तो जीत सकते हैं, आपका मन है, आप खड़ा भी हो सकते हैं चुनाव में, नहीं भी होते हैं कोई बात नहीं। तो ये ऑप्शनल है। मतदान करने का अधिकार हमारा कोई मजबूरी नहीं है, चाहो तो मतदान करो, नहीं चाहो तो मत करो। लेकिन ये है एसेंशियल, ये है कंपलसरी और ये है ऑप्शनल। तो 3 प्रकार का अधिकार होता है। अगली क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो आज ये तक।